नीट 2025 एकलव्य बैच बेसिक मैथमेटिक्स नीट यानी कि फिजिक्स। तो हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम यू ऑल ऑन योर न्यू चैनल विच इज़ नीट फिनिक्स बाय अनअकैडमी। ठीक है भाई, तो अब आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल गया है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स की आपको जो लगता था कि यार कोई ऐसा बैच मिल जाए, कोई कुछ ऐसे टीचर्स मिल जाएं जो हमें नीट की तैयारी तो करवाएं लेकिन बेसिक से करवाएं। ठीक है ना, तो आई थिंक वो सोल्यूशन तो आपको मिल गया है, क्योंकि हमारा जो एकलव्य बैच है हम उसमें आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एक पीक लेवल तक लेके जाएंगे, सो दैट कि आप अपने नीट के एग्जाम को अच्छे से परफॉर्म कर पाओ और अच्छे से रैंक ले पाओ। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन की। ठीक है जी, अब आगे इसमें बात करेंगे, क्योंकि आज आपकी फिजिक्स की पहली क्लास है एंड आई होप कि आपको मतलब एक्साइटिंग हो गया आप लोग कि हाँ भाई क्या होने वाला है, क्या समझ में आएगा क्या नहीं आएगा, देखते हैं आगे। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले भाई मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। ठीक है, पहली बात तो ये कि अगर आपको ऐसा लगता है किसी भी तरीके से जो एक मिथ चलता है आपके आसपास कि मैथ्स नहीं ली है तो इसका मतलब आपको फिजिक्स भी नहीं आएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए जितनी भी फिजिक्स में मैथ्स का यूज़ होगा मैं आपको वो पहले दिन ही करवाऊंगी। जैसे कि आप मेरे पीछे टॉपिक भी देख रहे हो कि मैंने शुरू ही बेसिक मैथमेटिक्स से किया है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि यार 11-12 में मैथ्स नहीं है तो फिजिक्स को हम कैसे करेंगे। तो यह एक तरीके का आपका मिथ है, इससे आप बिल्कुल भी फिजिक्स को रिलेट मत करो। ठीक है, दूसरी बात बच्चे ये कि अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत करो कि मैं फिजिक्स कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री कर रहे हो तो आप फिजिक्स भी कर पाओगे, डेफिनेटली कर पाओगे। ये कर पाओगे पहले वहीं से शुरू हो जाता है जब आपने अपने करियर के बारे में ये सोचा कि भाई आपको डॉक्टर बनना है और आपका नीट का एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है। तो ये बात तो वहाँ से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। जिस दिन आपने ये सोचा था उस दिन से ही ये हो गया कि आप सारी चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि एक इतने बड़े एग्ज़ाम को करने के लिए सोचना ही एक बहुत मतलब कहते हैं ना हिम्मत चाहिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल सब कुछ कर सकते हो। अपने आप को सेल्फ डाउट में ना रख के अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करो, अपने आप को ग्रो कैसे करवाना है इन चीज़ों के बारे में सोचो। ठीक है, तो कुछ बातें बताई हैं उनको ध्यान रखना। बिल्कुल भी आज पहली क्लास है, बिल्कुल ऐसे न्यूट्रल होकर बैठना कि हाँ भाई हमें सीखना है, हमें करना है। अच्छा, इसके बाद जो बात निकल कर आती है वो ये कि बच्चे आपको क्लास के पीडीएफ मिलेंगे। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहूँगी कि आप अपने क्लास के नोट्स अपने हाथों से बनाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लिखते हैं उतनी लॉन्ग टर्म तक हमारे दिमाग में बातें रहती हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्लास में ऐसे आएंगे वो कहेंगे हाँ बेसिक मैथमेटिक्स ये क्या है, ये तो हमें आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जितनी बार चीज़ों को रिपीट करते हैं ना उतनी बार उसमें नई चीज़ें ऐड ऑन होती हैं। ठीक है, क्या पता आपको कौन सा पॉइंट नया लग जाए, अच्छा लग जाए, और अगर कुछ डाउट्स रहे होंगे अभी तक वो शायद आपके क्लियर हो जाए। तो बिल्कुल माइंड को न्यूट्रल होके आप लोग बैठेंगे। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और अब कोई बात नहीं होने वाली है, जो था बस यही था। चलिए आ जाइए, पहली क्लास है आपकी, टॉपिक आपको समझ में आ रहा है, बेसिक मैथमेटिक्स हम ले रहे हैं। ठीक है बच्चे, इस टॉपिक में कवर हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, तो सब कुछ बेसिक ही है, चाहे वो बेसिक इंटीग्रेशन हो, चाहे वो बेसिक ट्रिगो हो, चाहे वो अलजेब्रा बेसिक हो, चाहे वो लॉग्स हो, चाहे वो ग्राफ्स हो, चाहे वो कुछ सब बेसिक फॉर्मूलाज हो। ये सब एक दिन में नहीं होने वाला है। आज मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगी, क्योंकि पहली क्लास है, मैं आपको किसी भी तरीके का फोबिया नहीं देना चाहती। ठीक है, तो चलिए नोटबुक ओपन करिए और स्टार्ट हो जाओ मेरे साथ। चलो ठीक है, आ जाओ, जस्ट अ मिनट। देखिए मैंने क्या किया बच्चा, मैंने यहाँ पर एक लाइन बना ली। ठीक है, ये लाइन एक पॉइंट से फिक्स है और दूसरा पॉइंट इसका रोटेट कर रहा है। लेट्स सपोज मैंने इस ओ से यहाँ पे जहाँ से ये फिक्स है ना, मैंने इसको ओ नाम दे दिया, और जहाँ पर ये पॉइंट है ये इसको मैंने ए नाम दिया। ठीक है, अब इसने क्या किया, इस पॉइंट ए ने अपनी पोजीशन को चेंज किया, ये पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया। ठीक है, इस पोजीशन को मैंने नाम बी दे दिया। ठीक है, अब जब ये पॉइंट ए से बी पर आया तो यहाँ से इसको आप सेंटर भी कह सकते हो, इसको आप बच्चे सेंटर भी कह सकते हो, या एक फिक्स पॉइंट भी कह सकते हो। ठीक है,
आप इसको सर्कल से इमेजिन कर रहे होगे, सर्कल से ही इमेजिन करो और आप इसको सेंटर ही बोलो, ठीक है। तो बच्चा ये यहाँ से जब यहाँ पे मूव किया तो सेंटर के अराउंड जो इसने ये दूरी तय करी है ना, दिस सेंटर के अराउंड, इसको हमने क्या नाम दे दिया मेरे प्यारे बच्चे, इसको हमने एंगल का नाम दे दिया, इसको हमने एंगल का नाम दिया, जिसको हम यूजुअली किस चीज़ से डिनोट करेंगे, जिसको बच्चे हम यूजुअली डिनोट करते हैं थीटा से, ठीक है। जनरली हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा कॉस 60, तो थीटा से ही हम इसको जनरली डिनोट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपका यहाँ पर ये बनता है कि भाई अगर मैं आपसे पूछूं, एंगल तो मैंने आपको बता दिया, एसआई यूनिट क्या होती है। अगर मैं आपसे एंगल की एसआई यूनिट के बारे में पूछूं तो बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि डिग्री होती है, सही ना, बिल्कुल सही जा रहे हैं। एसआई यूनिट क्या होती है, एंगल की डिग्री होती है। यहाँ पे आप सबके सब गलत हो जाते हो। एसआई यूनिट बच्चे आपकी एंगल की डिग्री नहीं होती है, रेडियन होती है, ठीक है, ध्यान में रखना, रेडियन होती है, जिसको आप RAD से लिखते हैं, ठीक है। तो मैम डिग्री क्या होता है बेटे, डिग्री आपका ना है जो यूनिट है ये आपकी अदर यूनिट में आ जाती है, होती एंगल की ही यूनिट है लेकिन अदर यूनिट होती है। मतलब मैम जैसे कभी लेंथ को मेजर किया है, अदर यूनिट ऑफ एंगल, राइट, कभी लेंथ को मेजर किया है, लेंथ आप मीटर में भी नापते हो, सेंटीमीटर में भी मेजर करोगे, मिलीमीटर में भी, किलोमीटर में भी, लेकिन उसकी स्टैंडर्ड जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। इसी तरीके से आपकी डिग्री जो है वो अदर यूनिट में आ जाती है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, आई होप कि क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो अब बात आती है बेटा क्या, अब हम आएंगे कन्वर्जन के ऊपर। कन्वर्जन मतलब अरे एक यूनिट से दूसरी यूनिट पर छलांग लगाना, यही तो होता है आपका कन्वर्जन। मतलब मैम लेट्स सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि 1 मीटर आपका जो है 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूंगी कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हुआ, तो आप क्या कहेंगे, 1/100 मीटर, यही बोलेंगे। तो यही तो बता रही हूँ कि कन्वर्जन कैसे होगा भाई, एंगल की जो यूनिट है कन्वर्जन तो उसमें भी हो सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है आपका कि अब आप मुझे बताएंगे कि रेडियन से आप डिग्री में या फिर इसका वाइस वर्सा करोगे, तो आप कैसे करोगे, डिग्री से रेडियन में कैसे जाओगे, है ना। तो वापस आ जाओ या फिर यहीं पे बना लेते हैं। मैंने क्या बनाया था, मैंने एक लाइन बनाई थी, ये वाला पॉइंट फिक्स था और ये वाला ए था, है ना। ये रोटेट कर रहे हैं, ये यहाँ पर पहुँच गया, ये हो गया आपका बी। अब ये तो आपने 6, 7, 8, 9 में भी किया होगा कि जब एक पॉइंट के अबाउट पूरा चक्कर लग जाता है तो वो कितना कहलाता है, बताओ। अगर ये लाइन जो है, ये वाला पॉइंट पूरा घूम जाएगा इसके अबाउट, तो ये कितना कहलाएगा बच्चे, ये आपका 360 डिग्री कहलाता है, हाँ या ना। इसमें तो ये तो पता ही होता है, तो नॉर्मल सी बात है, इसमें तो ऐसा मत समझना कोई 11th 12th की मैथ्स करवा रही हूँ, ठीक है ना। ये यहाँ पे आपका आ गया 360, एग्री। चलो तो बच्चे अब ये जो आपका 360 आया है, तो आपको एक रिलेशन याद रखना है कि 360 डिग्री क्या होता है बेटा, आपका 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपको मेरे प्यारे बच्चे याद रखना है, 1 मिनट, ये आपको याद रखना है। अरे आप बोलते थे ना 180 डिग्री, क्या कहते हैं उसे, पाई कहते हैं, पाई की वैल्यूज तो देखी हैं 10th क्लास तक, तो घबराना नहीं है। ये क्या लिख दिया मैम ने, 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। अब इसी का आगे यूज करेंगे, इसका आगे कैसे यूज करेंगे देखो। अगर आपको यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए, 360 को डिग्री को मैंने क्या लिखा, 2 पाई रेडियन के इक्वल लिखा, तो यहाँ से बच्चे आपका 1 डिग्री कितना आ जाएगा, 2 पाई अपॉन में 360 हो गया, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, पाई अपॉन में 180 रेडियन, ध्यान से देखना। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, ये 1 डिग्री की वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी और भी क्लियर होगा, बस देखते जाओ, ठीक है जी। 1 डिग्री की वैल्यू आई, पाई अपॉन में रेडियन। अब ऐसे ही अगर आपको 1 रेडियन की वैल्यू चाहिए होगी, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन में 180 रेडियन निकल कर आया।
इसको हम ये पूरा नहीं लिखेंगे, अब तो आप समझ गए हो, हम इसको अब RAD ही लिखेंगे, ठीक है ना, ये तो आप समझ ही गए हो। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन में 1/80 रेडियन निकल कर आया। अब यहाँ से देखो, अब मैं यहाँ से 1 इसको पहले बॉक्स में डालते हैं, ठीक है। अब इसी का यूज करके अगर आपको 1 रेडियन की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालोगे, इसका उल्टा हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकेट हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है, 180 अपॉन में पाई। एग्री और नॉट? आ गया होगा ये समझ में, नहीं आया क्या? चलो फिर नहीं आया तो यहाँ से देखो, दोबारा यहाँ आ जाओ। कितना बताया था, कितना बताया था, इसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ, यहाँ पे कर देते हैं इसको एक्सप्लेन। 360 डिग्री इज इक्वल्स टू, ऐसे मत लिखो फिर इसे, हाँ ऐसे ही लिखो। कितना बताया था मैंने आपको, हाँ ये रहा, 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन होता है ना। तो यहाँ से आपको एक की वैल्यू चाहिए तो 1, 2 पाई इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, 1 रेडियन बचा। जीरो मत करना, जीरो करोगे तो होल वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये वैल्यू जब इसके नीचे आ गई तो यहाँ पे 1 रेडियन बचा, तो बच्चे जब आप इसे कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 180। यही लिखा था तो इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब कुछ हल्के फुल्के डाउट होंगे, मैम अभी भी इतनी क्लैरिटी तो नहीं आई है। चलो क्लियर करेंगे अब आपके लिए इसी को फर्दर, ठीक है। यहाँ देखेंगे, अब आप लोग करेंगे एग्जाम्पल, ठीक है बच्चा। चलो एग्जाम्पल करो। पहला एग्जाम्पल है कि आपको 30 डिग्री को 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। आपको 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्या बताया था, इसका मतलब क्या है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180। इसका मतलब क्या है, इसको और भी हिंदी में लिखो कि अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई करो किससे, पाई अपॉन 180 से, पाई अपॉन 180 से, ठीक है। यहाँ देखो, जब आपने 30 को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, पाई बाय, ये पाई बाय 180 है ना, हाँ ये कितना हो गया, पाई बाय 6 हो गया। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, आप 30 डिग्री को पाई बाय 6 रेडियन भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया? अरे 1 मीटर बोलो, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर बोलो, बात तो एक ही है। ऐसे ही लेंथ, अगर आप जब लेंथ नापोगे, जब आप उसको 1 मीटर में नापो या 100 सेंटीमीटर में नापो, वो लेंथ जो निकल कर आएगी वो तो बराबर ही निकल कर आएगी ना। वैसे ही 30 डिग्री बोलो चाहे आप पाई बाय 6 रेडियन बोलो, बात एक ही है। जब आप 10वीं क्लास तक 10th क्लास तक होते हो, जो आप टेबल देखते हो ना, वो आपको डिग्री में दी गई होती है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, यहाँ पर मैं आपके लिए लाई थी ये टेबल। ये जो जब आपको 10th क्लास में दी होती है बच्चे, ये आपको डिग्री में बताया हुआ होता है ना। लेकिन जब आप 11th में आओगे तब आपको यहाँ देखो, इसको रेडियन में भी बताया गया है नीचे, ठीक है। यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो 30 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, वापस आ जाओ, 30 की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय 6। 30 के बाद क्या आता था, 45, ठीक है। आ जाओ, 45 को अब करो, खुद से करो ना, मैंने 45 बोला, सॉल्व करो सीधा, यहाँ पे मत देखो। 45 को किससे अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से, है ना। याद कर लो इसको, डिग्री से रेडियन मतलब पाई बाय 180 से आपको मल्टीप्लाई करना है। ये कितना आ गया, 4, कितना आ गया, पाई बाय 4 रेडियन। क्लियर है? चलो अभी एक और कर लो, थर्ड कर लो। 45 के बाद क्या आता था, 60 आता था। 60 को करो रेडियन में चेंज, कैसे करोगे, 60 इंटू में पाई अपॉन में 180, तो ये कैंसिल हुआ, कितना आ गया बेटा, पाई बाय 3 क्या, रेडियन, ठीक है। 60 के बाद क्या आता था, 90 आता था। 90 को करो, 90 डिग्री को अगर रेडियन में, अगेन वही याद हो जाए इसलिए करवा दी हूँ। असाइनमेंट शीट मिल जाएगी टेलीग्राम पर आपको, ठीक है।
90 अपॉन में पाई 180। तो बच्चे ये कितना हो गया आपका, पाई बाय 2 हो गया। रेडियन लिखना मत भूलना, ठीक है। चलो आगे देखो, 180 करो, 180 डिग्री, ये तो मैम आपको तो पता ही है सीधा पाई लिखते हैं, फिर भी देखो कैसे आता है पाई। 180 इंटू में पाई अपॉन में 180 कैंसिल आउट हो गया, आ गया पाई रेडियन। क्लियर हो गया, डिग्री से रेडियन में जाना आई होप कि आ गया होगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अब आपको क्या करना है बच्चे, अब आपको करना है रेडियन से डिग्री में जाना है। मैम ये कैसे करेंगे, हो जाओ शुरू, बहुत सिंपल है, जैसे ये किया था वैसे ही, ठीक है। पाई बाय 6 को मैंने आपको पाई बाय 6 रेडियन दे दिया है और आपको यहाँ से अगेन डिग्री में जाना है। यहाँ मैंने आपको क्या लिखा था कि डिग्री से रेडियन में जाना है तो मल्टीप्लाई करना होगा पाई बाय 180 से, ठीक है। यहाँ मैं क्या लिख रही हूँ, यहाँ देखो, अगर रेडियन से कहाँ पर, अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो मल्टीप्लाई करो किसको बच्चे, 180 बाय पाई से, ठीक है। आपकी वाली भाषा में भी लिख दिया, तो पाई बाय 6 इंटू में 180 बाय पाई, कैंसिल करोगे तो कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब रिलेशन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हमने क्या लिया था, पाई बाय 6 लिया था। अब मैं आपको पाई बाय 4 रेडियन दूँ तो पाई बाय 4 इंटू में क्या करोगे, 180 बाय पाई, ये कैंसिल हो गया। ये कितना आ जाएगा बच्चे आपका, ये आपका आ जाएगा 45 डिग्री। क्लियर हो रही हैं कुछ बातें। चलो पाई बाय 4 आ गया, पाई बाय 6 आ गया। अब आप क्या ले लो, अब आप ले लो पाई बाय 3 रेडियन। उसी को रिवर्स करके दिखा रही हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर रही, ठीक है। पाई बाय 3 रेडियन, तो पाई बाय 3 180 अपॉन में पाई, ये कैंसिल आउट हुआ तो ये कितना आ गया, 60 आ गया। अब आप ले लो पाई बाय 2, पाई बाय 2 रेडियन, तो ये पाई बाय 2 इंटू में 180 बाय पाई, कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। बात समझ में आ रही है। अब लास्ट और ले लो कौन सा, पाई, ठीक है। तो पाई रेडियन को कन्वर्ट करोगे तो कैसे आ जाएगा बताओ, अगेन पाई इंटू में 180 बाय पाई, और ये कैंसिल हो गया तो ये आपका आ गया 180 डिग्री। क्लियर हो गई बात। चलो अब मैं आपको होमवर्क में दे दी हूँ, शीट में आ जाओ वापस। मैंने आपको 90 तक बता दिया, 180 तक बता दिया, ठीक है। और मैं आपको दे देती हूँ, होमवर्क कर लेना, ये अभी कर लेना हाथों हाथ, ठीक है। होमवर्क में आपको क्या कर लेना है, अलग पेन से लिख देते हैं ऐसे। होमवर्क में आपको एक बच्चे आप करना 180 तक हम गए ना, एक बच्चे आप करना 140, दोनों में कन्वर्ट करना है, रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में, समझ जाना, ठीक है। और एक आप करोगे 270, ठीक है। एक आप करोगे 360, ठीक है। करके बताना कितना आएगा आंसर। चलो अब आगे आ जाओ, ठीक है। अभी हमने क्या सीखा, हमने पहले एंगल के बारे में जाना, फिर हमने कन्वर्जन के बारे में जाना। अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है, साइन ऑफ कन्वेंशन, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन, बच्चे साइन कन्वेंशन में आप क्या याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे साइन कन्वेंशन में ना 2 तरीके की बातें हैं। एक है बच्चा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एक है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, और एक मेरे प्यारे बच्चे है क्लॉकवाइज। सुनने में ऐसा लगेगा कि उल्टा है, मतलब फील ऐसा आता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम सही कर रहे होते हैं। कैसे बताओ, देखो यहाँ देखो, लेट सपोज ये एंगल दिया है आपको कोई, ठीक है। अगर ये एंगल आपका बच्चे, अगर ये आपका एंगल जो दिया है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव। ऐसा लगेगा यार एंटी क्लॉकवाइज मीन्स नेगेटिव, ऐसा होता नहीं है।
एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, और अगर बच्चे एंगल कोई आपका क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये आपका कैसे आएगा, नेगेटिव। मैम प्लीज़ कोई एग्जांपल दे दो। चलिए एग्जांपल के लिए ले लो। लेट्स सपोज ये 45 डिग्री है, यहाँ पे भी 45 डिग्री है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये वाला क्लॉकवाइज है और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, थीटा इज इक्वल्स टू +45, यहाँ आप लिखोगे -45 डिग्री। ये साइन कन्वेंशन याद रखना, अभी साइन कन्वेंशन आपको मेरे को मतलब पूरा ही समझाना है, ठीक है। लेकिन अभी फॉर द टाइम के लिए मैंने आपको ये बता दिया है कि अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। साइन कन्वेंशन के बाद बच्चे आपका आता है स्मॉलर यूनिट, बिल्कुल सही, स्मॉलर यूनिट ऑफ एंगल, ठीक है। अब वो क्या होता है मैम, समझोगे, आ जाओ। जब आप टाइम को मेजर करेंगे, यूजुअली जब आप टाइम देखते हैं, टाइम को मेजर करते हैं, तो कौन सी यूनिट्स में करोगे, कहोगे 1 आवर, कहोगे 1 मिनट, कहोगे 60 सेकेंड्स, ऐसे ही मेजर करते हो ना, मिली सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स। तो बच्चे ऐसे ही आपके पास एंगल की भी स्मॉलर यूनिट होती है, जिसको आप क्या कहते हो, जिसको आप मिनट कहते हो और जिसको आप सेकंड कहते हो, ठीक है। ये वाला मिनट और ये वाला सेकंड नहीं है, मिनट और सेकंड टाइम की भी यूनिट होती है, एंड मिनट और सेकंड बच्चे आपकी एंगल की भी यूनिट होती है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो अब इसको फर्दर समझते हैं कि मैं यहाँ से क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ पे फोकस करेंगे। देखो आपके पास बच्चे ध्यान दीजिएगा, आपके पास 1 डिग्री जो होता है ना, वो 60 मिनट के इक्वल होता है। फोकस करेंगे बिल्कुल, ठीक है। 1 डिग्री वो आपके पास 60 मिनट के इक्वल होता है। मैम नहीं समझ में आया, यहाँ फोकस करो। 1 डिग्री 60 मिनट, मैं बार बार ये बोल रही हूँ, उसको टाइम वाले से कंपेयर मत करना, ये आपका एंगल वाला यूनिट है, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। तो यहाँ से बेटा 1 मिनट कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 1 मिनट निकल कर आएगा। जब आप इसको यहाँ से नीचे ले आओगे तो ये आपका आ जाएगा 1/60 डिग्री। नहीं समझ में आया, यानी कि 1 डिग्री को जब आप 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, उसके बाद जो लास्ट वाली लाइन एक्सिस के साथ जा रही होगी वो आपका 1 मिनट वाला एंगल होगा। आप इमेजिन कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ देखो, इमेजिन करो, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो। लेट्स सपोज ये 30 डिग्री का एंगल है। अब ये 30 डिग्री का एंगल का मतलब क्या है, ये जब जैसे जैसे ये लाइन अपनी एक्सिस से मूव कर रही होगी ऊपर की तरफ, वैसे वैसे इसमें एंगल की वैल्यू ऐड हो रही होगी। एग्री और नॉट, ठीक है ना। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक बहुत छोटा सा पार्ट ले लिया 1 डिग्री का। यार ऐसे ही तो चला होगा ना, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे करते करते ही तो ये 30 पे पहुंचा होगा। एग्री। तो मैंने इसी एंगल में आपको एक छोटा सा पार्ट ले लिया 1 डिग्री, जो कि आपको ऐसे तो दिखाई देगा नहीं। अब आपको इसको क्या करना होगा बच्चे, अब आपको इसको जूम करके देखना होगा, जूम करके देखना होगा। अरे कभी देखते नहीं हो क्या फ़ोन पे, जब कुछ अक्षर छोटे दिखाई देते हैं तो आप उसको उसमें साइज इंक्रीज करने का होता है, तो ऐसे ही आप इसको यहाँ पे जूम करोगे। तो मैंने ऐसे आपको यहाँ पे 1 डिग्री दिखाया, ये क्या है आपका 1 डिग्री। अब आपने क्या किया, इस 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब इसके अंदर आपने 60 लाइन खींची, समझ गए, 60 इक्वल लाइन खींची। जो यहाँ पे जो आखिरी वाली लाइन होगी ना, जो आखिरी वाली लाइन होगी इस एक्सिस के साथ, ये बच्चे आपका क्या कहलाएगा, ये बच्चे आपका 1 मिनट कहलाएगा। यानी कि अगर आप 1 डिग्री एंगल के अगर 60 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो जो एंगल निकल कर आएगा बच्चे, वो आपका क्या निकल कर आएगा, वो आपका 1 मिनट निकल कर आता है। और मिनट आपका बच्चे यहाँ पे एंगल की यूनिट बता रही हूँ मैं, टाइम वाला मिनट नहीं बता रही हूँ। आप लोग उसी से रिलेट बार बार करोगे, आपका दिमाग वहाँ पे जाएगा बार बार, ठीक है। तो वहाँ उसका कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे इधर आ जाओ आप, ठीक है। अब ये वाला जो मिनट है ना बच्चे, इसको आप लिखते कैसे हो, यहाँ देखो, इसको आप 1 और ऊपर एक डैश आ जाता है, अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं ना हम इंग्लिश के अंदर, तो ऐसे ही अपॉस्ट्रोफी मतलब ये ऊपर एक
डैश आ गया, तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 डिग्री। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, एक स्मॉलर यूनिट आ गई आपको एंगल में। अब दूसरे के पास चलते हैं, दूसरी यूनिट बच्चे आपकी क्या है? दूसरी यूनिट बच्चे आपकी है सेकेंड। दूसरी क्या है? सेकेंड। अब जैसे ही आपने 1 डिग्री के 60 पार्ट करे थे, वैसे ही आप अब 1 मिनट के 60 पार्ट करोगे। समझ गए आप? तो यानी कि यहाँ पे जो आपका सेकेंड निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा? 1 मिनट के आपने 60 पार्ट करे। नहीं समझ में आया? यहाँ देखो, यहाँ पे आपने डिग्री लिया। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था 30 डिग्री का। 30 में से आपने 1 डिग्री की वैल्यू उठाई और उसको जूम करके देखा। अब यहाँ पे जब आपने 1 डिग्री की वैल्यू उठा के उसको जूम करके देखा, यहाँ पे आपकी 60 इक्वल लाइंस बनी थी। ठीक है, यहाँ ये आ गया आपका 1 मिनट। अब मैं आपसे कह रही हूँ उस 1 मिनट को उठाओ और जूम करके देखो। ठीक है, अब हमने क्या किया? हमने इस 1 मिनट को उठाया और इसको जूम करके देखा। अब आपको क्या करना है? इस 1 मिनट के 60 भाग करने हैं, मतलब इसके अंदर आप 60 इक्वल लाइंस खींचो। ठीक है, तो जो सबसे नीचे वाली लाइन होगी इस एक्सिस के साथ, ये जो एंगल बनाएगी ना, ये आपका 1 सेकेंड होगा। यस, मतलब बहुत ही छोटा, इतना छोटा कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतना यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दिया है। ठीक है, अगर आपको इसको डिग्री में देखना है तो ये होगा 1/3600 डिग्री। क्लियर हो गई बात? याद रखेंगे इन बातों को। ठीक है, क्लियर है? आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो हमने अभी तक क्या क्या किया? हमने अभी तक बेटा एंगल सीखा, एंगल के बाद कन्वर्जन सीखा, उसके बाद मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया, उसके बाद मैंने आपको स्मॉलर यूनिट बताई। अब हम क्या करने वाले हैं? अब देखो यहाँ पे आ जाओ, अब दोबारा से रिलेशन बनाएंगे हम किसके बीच का? रिलेशन देखेंगे हम बच्चे आर्क लेंथ और एंगल थीटा के बीच का। ठीक है, रिलेशन क्या होता है? ठीक है, अब यहाँ पे आओ। जब आपने बच्चे ये लाइन ली थी और यहाँ पे इसको आपने फिक्स रखा, और इस लाइन को जब आपने बच्चे मूव कराया ए और बी, आपको ये पता चल गया कि भाई इसे एंगल कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये कहा था स्टार्टिंग में कि आप इसको क्या समझेंगे? आप इसको सर्कल का ही पार्ट समझे, सर्कल का ही सेंटर समझे। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे, चलो मैंने आपको बोला कि ये रेडियस है और ये आपकी, इसने ये वाली दूरी कितनी तय करी, तो पहले तो आप इसका नाम जानो। इसे हम कहते क्या हैं बच्चे? इसे हम कहते हैं आर्क लेंथ। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम कहते हैं आर्क लेंथ। ठीक है, अब इस एंगल थीटा, ये रेडियस, इस आर्क लेंथ के बीच में रिलेशन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा बच्चे, यहाँ पे जो आपका थीटा होता है इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? मैम एक एग्जाम्पल ले लो, कोई भी ले लो, सिंपल सा। लेट्स सपोज आपके पास ये 60 डिग्री का एंगल है, आपको रेडियस इसने 2 दे दिया। ठीक है, और आपको इसने बोला है कि आर्क लेंथ कैलकुलेट करो। तो आर्क लेंथ क्या बताया था मैंने? आर्क लेंथ होता है थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन में 2। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? 60 इंटू 2 120। कितने बच्चों का आया ये? कितने बच्चों का आया ये? कहेंगे मैम हम सबका आ गया ये, है ना? तो यहाँ से ये 120 जिस भी बच्चे का आया है सबका गलत है। ठीक है, इसे हटा दो, सबका गलत है। अगर 120 निकाला है तो आप लोगों का सबका ही गलत है। क्या कहा था शुरुआत में कि आपको SI यूनिट लिखनी है, SI यूनिट में कन्वर्ट किया नहीं किया। तो पहले इसको 60 को आप SI यूनिट में कन्वर्ट करो। क्या होती है?
रेडियन होती है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? पाई अपॉन में 180, ठीक है। तो 60 इंटू में पाई अपॉन में 180, तो ये कितना आ गया? पाई बाय 3 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से आपकी आर्क लेंथ निकल कर आएगी कितनी? ये बच्चे आपकी आ जाएगी 2 पाई बाय 3। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। समझ में आ गई? आर्क लेंथ क्लियर है या नहीं बता दीजिए। ये रिलेशन आपको याद रखना, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, 2 पाई बाय 3 आपको इसको SI यूनिट में ही लिखना है। तो छोटी छोटी बातें होती हैं। चलिए आ जाओ। अब नेक्स्ट है बेटा आपका जो ये यहाँ देखो, हम ले लेते हैं, यहीं से लेते हैं, इस पर कुछ, चलिए ये ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ये आपका क्या है? ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। समझ रहे हो आप इस चीज़ को? चलिए अब आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में फाइनली क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हम एक्चुअली करते क्या है, ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना, जितना आपके काम की बात है उतनी आपको समझनी है। यहाँ फोकस करो। ट्रिगो में बच्चे आप रेशो निकालते हैं, ठीक है। इस रेशो से आप वेरियस चीज़ें कैलकुलेट करते हैं किसी भी ट्रायंगल में। कितने टाइप की रेशो होती हैं बच्चे? आपके पास 6 टाइप की रेशो होती हैं, 6 रेशोज आपके पास होती हैं। लिखेंगे आप लोग साइन, ठीक है। उसके बाद बच्चे आप लोग लिखेंगे कॉस, उसके बाद आप लोग लिखेंगे टेन, ठीक है। साइन के आगे लिखेंगे आप लोग कॉसेक, कॉस के आगे लिखेंगे आप लोग सेक, और टेन के आगे लिखेंगे आप लोग कॉट। हाँ जी, इसका रिलेशन है, आप इसको एज इट इज ही लिखेंगे, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में 3 तरीके की बातें आपके सामने आती हैं, ठीक है। ये आपको कैसे समझ में आ रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है? क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन बना हुआ है, इसी से तो समझ पा रहे हो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए अब आप मुझे एक बात बताओ, ये लॉन्गेस्ट है, ये आपको दूर से देख के भी समझ में आ जाएगा कि भाई ये हाइपोटेन्यूस है, जो कि लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये आपको पता है। अब आपके पास यहाँ पे 2 बातें निकल कर आती हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला परपेंडिकुलर है या फिर ये वाला परपेंडिकुलर है। तुक्का मारोगे, क्या बोलोगे कि ये वाली वर्टिकल लाइन है तो इसलिए ये परपेंडिकुलर है। अगर मैं इस फिगर को घुमा दूँ तो वर्टिकल लाइन चेंज हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ऐसा नहीं होता है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। होता है क्या, आपको 2 बातों पे फोकस रखना है, ठीक है, कि थीटा कहाँ पर है। लेट सपोज अगर थीटा यहाँ पर है तो इसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। अगर थीटा की पोजीशन चेंज हो जाएगी तो अब यहाँ से इसके अपोजिट वाली ये वाली साइड परपेंडिकुलर निकल कर आएगी, ठीक है। तो आपको थीटा की पोजीशन देखनी है। ये एंगल आपको बताएगा कि परपेंडिकुलर कौन सा है, यानी कि इसकी फिगर की शेप नहीं बताएगी कि वर्टिकली है या हॉरिजॉन्टली। नहीं, अगर वर्टिकली है तो वो आपकी परपेंडिकुलर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थीटा आपको इससे आप एंगल से डिसाइड करोगे, एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, एंड द हाइपोटेन्यूज आपको पता है उसके साथ वाला बेस होता है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए अब जो क्वेश्चन निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है कि इन 6 रेशो का आप कितनी, मैंने ये जो 6 लिखी हैं चीज़ें, जो 6 नाम लिखे हैं, इनकी रेशो क्या होती है ना। तो यहाँ से आप ये लोग आपने, मतलब मैंने तो भाई ऐसे ही याद किया था, मेरे टीचर्स ने भी मुझे ऐसे ही याद करवाया था, तो आपको भी मैं वही दे रही हूँ, कुछ चेंज नहीं कर रही। वैसे इसको याद करने के लिए काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं मार्केट में। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, ठीक है, सोना चांदी तोले, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको याद करोगे। देखो साइन के लिए आपका क्या आ जाएगा बच्चे, साइन के लिए आपका यहाँ से P/H आएगा। कॉस के लिए आपका क्या आएगा, कॉस के लिए आपका यहाँ से B/H आएगा, ठीक है। और टेन के लिए बच्चे आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, P/B निकल कर आएगा। ये बात क्लियर है आप लोगों को? साइन के लिए आपके पास आ गया P/H, कॉस के लिए आ गया B/H, और टेन के लिए आ गया आपके पास P/B, ठीक है जी। चलो अब ये जो मैंने इसके सामने लिखे हैं ये इसके रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल होते हैं मतलब, रेसिप्रोकल होते हैं मतलब बेटा साइन जो होता है ना वो 1/cosec होता है, ठीक है। आप जिसको 10th में वंस फॉर्मूला के नाम से रीड आउट करते थे वो ही वंस फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जो साइन होता है वो 1/cosec होता है। तो यानी कि अगर साइन की वैल्यू
P/B है तो ये P/H है, तो ये क्या हो जाएगा आपका H/P हो जाएगा। आमने सामने लिखा है ना, तो यहाँ पे इसको सीधा रेसिप्रोकेट करो, यानी कि H/P करो। सिमिलरली बेटा आपका जो कॉस होता है वो किसका रेसिप्रोकल है, मतलब सेक किसका रेसिप्रोकल है, वो आपका कॉस का रेसिप्रोकल है। ये आपका क्या निकल कर आएगा, कॉस B/H। कॉस B/H है तो सेक क्या हो जाएगा बच्चे आपका H/B हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही बच्चे tan आपके पास P/P है तो tan जो cot होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि tan इज इक्वल्स टू 1/cot, यानी कि ये बच्चे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा B/P। ये बात क्लियर है या फिर नहीं है, जल्दी से बताओ। क्लियर है ये बात। चलो अब यहाँ पे ना एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा बता दी, वो ध्यान में रखना कि tan थीटा बच्चे जो आपका होता है वो साइन थीटा अपॉन में कॉस होता है। ये क्यों बताया, बस याद रखना, बाकी ये मैं अभी और एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अभी के लिए याद रखना कि tan की अगर आप साइन और कॉस का रेशो निकालते हैं तो आपका tan आता है। नहीं समझ में आया, यहाँ देखो ना, ये आपका P/B आया ना, यहाँ से देखो, अगर आप यहाँ पे साइन और कॉस रखते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा P/H, ये आपका क्या हो जाएगा B/H। इसको रेसिप्रोकल करोगे तो P/B तो निकल कर आया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि tan जो होता है ना वो साइन और कॉस का रेशो होता है। टेबल में भी यही होता है सेम। अगर टेबल जो आपकी है, अगर आपने उसमें सिर्फ साइन की वैल्यू याद कर ली, बाकी पूरी टेबल अपने आप ही फॉर्म हो जाती है। सिर्फ आपको वहाँ पे साइन की वैल्यू याद रखनी है। लेकिन क्योंकि हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हमारा सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, वहाँ पे इसके लिए आपका स्पीड है, तो आपको वैल्यूज़ को, कुछ वैल्यूज़ को सीधा याद रखना होगा। वहाँ पे आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप टेबल को बना रहे हैं कुछ एक वैल्यूज़ देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये बात क्लियर हो गई, नहीं हुई है तो जल्दी से बताओ। हो गई होगी, ठीक है। चलिए आ जाओ। अब अगली बात इसमें क्या निकल कर आती है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट बेटा यहाँ पे निकल कर आता है जो आपको वैल्यूज़ याद रखनी है। बच्चा एक होता है आपका साइन 37, आपने देखा होगा, अगर इस क्लास में कोई ड्रॉपर बच्चा है तो आपने देखा होगा न्यूमेरिकल के वक्त पे हमारे पास दो वैल्यू सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, साइन 37 और कॉस 53। ये वैल्यूज़ बच्चे आपको निकालनी होती है, ठीक है। तो इसको सीधा देखो कैसे निकालते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, आप बना लिया आपने, ठीक है। यहाँ देखेंगे, ऐसे बनाओ इसे, ऐसे बनाओ इसे, ठीक है। ये वाला एंगल आप इसको 53 इमेजिन करो, 53 इमेजिन करो। ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, 90 हो गया, ठीक है। 90 प्लस 53, अरे अगर बेटा कोई भी ट्राइंगल हो, तीनों एंगल का सम तो 180 होता है ना। तो यहाँ पर ये 90 है, ये 53 है और ये आपको चाहिए, तो इसको प्लस करो, कितना आ जाएगा 3 और 9 प्लस 5 कितना हो गया 143। 180 में से माइनस करो, 180 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 7, और 7 में से 4 माइनस करोगे तो 3 आ गया। तो ये बच्चे आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 37। ये बात क्लियर है आप लोगों को, क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पे कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 3 और ये हो गया 4। जैसे ही आपने 53 लिखा था ना, यहाँ पे 5 लिखोगे, यहाँ पे 3 लिखोगे, क्योंकि 5, 3 और 4 आपका क्या है बच्चे, 5, 3 एंड 4 एक तरीके से आपका ट्रिपलेट भी है, ठीक है। पाइथागोरस लगाओगे तो ट्रिपलेट निकल कर आएगा आपका। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप रेशो लिखोगे तो उसके लिए एंगल की पोजीशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ से आपको कहा कि भाई साइन 53, कॉस 53 या फिर tan 53 की वैल्यू लिख के दिखाओ। तो बच्चा मेरा जब आप ये लिखोगे तो यहाँ पे आपके एंगल की पोजीशन कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। अगर आपके बच्चे ये वाली एंगल की पोजीशन हो गई तो इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी होगी, परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या हो गया बेस। साइन क्या होता है बच्चे, कहोगे मैम P/H होता है। कॉस क्या होता है बच्चे, कहोगे B/H होता है, ठीक है ना। और ये tan क्या होता है बच्चे, कहोगे मैम इसका रेशो होता है, तो कितना आ जाएगा P/B निकल कर आ जाएगा। तो लिख लो यहाँ से बच्चे आपका P कितना है, कहेंगे 4 है, और H कितना है, कहोगे 5 है। यहाँ से बच्चे आपका B कितना है, कहेंगे 3 है,
और h कितना है, अगेन 5 है, और यहाँ से जब आप इसका रेशो निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4/3। इन वैल्यूज़ को सीधा याद रखना है, पेपर में ये पूरी कहानी नहीं करनी है, सिर्फ समझाने के लिए समझा दिया। साइन 53 होता है 4/5, कॉस 53 होता है 3/5 और टेन 53 होता है आपका 4/3। ये आपको याद रखना है, एज इट इज़ याद रखनी है वैल्यू, वहाँ पे कैलकुलेट नहीं करनी है, ठीक है। चलो सिमिलरली मैं आपसे बच्चा बोलती हूँ, सेम तरीके से आप इसकी भी वैल्यू लिखो, साइन 37, कॉस 37 एंड टेन 37। बताओ क्या करोगे, कैसे लिखोगे, जल्दी बोलो। अभी फिर अगेन एंगल की पोजीशन चेंज। अब यहाँ पे अगर आप एंगल की पोजीशन लोगे, अब आपका एंगल ये हो गया, इस एंगल के हिसाब से ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। एम आई राइट? ठीक है। यहाँ पे देखो साइन 37 क्या होता है, ये आपका p/h होता है, ये आपका क्या होता है, b/h होता है, ये आपका बच्चे क्या होता है, p/b होता है, ठीक है। तो p/h का क्या मतलब हो गया, 3/5 हो गया। एम आई राइट? ठीक है। अच्छा यहाँ से b/h कितना हो गया, b कितना है यहाँ पे आपका 4, ये लिखते वक्त गलती मत करना, 4/h यानी कि 4/5, और जब आप बच्चे इसका रेशो निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3/4। क्लियर है ये चीज़? बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, क्लियर हो गई। चलिए अब यहाँ से अगर मैं आपसे आपके साथ आगे चलूँ तो आपका क्या निकल कर आता है बच्चे, आपका निकल कर आता है पाइथागोरस, ठीक है ना। बच्चों को नहीं पता होता है लेकिन आप देख लो, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। पाइथागोरस में एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एक बच्चे आपका परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और एक आपका हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज जो बच्चे आपकी होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, वो क्या होती है बच्चे, आपकी लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है। अच्छा इसके इक्वेशन क्या होती है, p² प्लस में b² इज इक्वल्स टू h²। अब मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को h² से डिवाइड किया, ठीक है। जब आप बच्चे इसको h² से डिवाइड करोगे पूरी इक्वेशन को, क्योंकि आपको इनइक्वालिटी का भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, p²/h² प्लस में b²/h² और ये बच्चे आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 1 आ गया ये आपका। चलो आगे देखते हैं, ये क्यों करवाया मैंने, ये मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मूला प्रूफ करवा रही हूँ सो दैट आपको कुछ कुछ चीज़ें लिंकअप होती जाए कि इतना हुआ नहीं है। देखो हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, ये भी आपका वंस फॉर्मूला के अंदर ही आता है। क्या आता है, sin² थीटा प्लस में cos² थीटा इज इक्वल्स टू 1, किया है ना। चलो साइन बच्चे क्या होता है, साइन मैंने आपको क्या बताया था कि साइन का रेशो जो होता है वो p/h होता है। कॉस का रेशो बच्चे आपको क्या बताया था, कॉस का रेशो आपका b/h होता है। अगर आप यहाँ पर इस p²/h² को p/h का होल स्क्वायर लिखोगे तो चलेगा, इस b²/h² को b/h का होल स्क्वायर लिखोगे तो चलेगा, तो p/h की जगह आपने क्या लिख दिया, साइन लिख दिया, और b/h की जगह बच्चे आपने क्या लिख दिया, कॉस लिख दिया। तो ये आपका कितना निकल कर आ गया, 1 निकल कर आ गया। कुछ मुश्किल था, ऐसा लगा कि कुछ ये सीखने की इम्पोर्टेंस मतलब है, नीड है इसको सीखने की, नहीं है। सिंपली अगर ये फॉर्मूला भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा। कौन पूछ रहा है आपसे ये कहानी कि ये फॉर्मूला कहाँ से निकल कर आया, क्यों निकल कर आया, कैसे निकल कर आया, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, ओनली फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो अगले जो भी वंस फॉर्मूला करवाऊंगी उसमें आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि कैसे आया, ना ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि कैसे आया, सिंपली याद करो, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ें जो आपको याद रखनी है। चलो आगे देखते हैं बच्चे, एक होता है एंगल अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। एंगल अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, एक आपका निकल कर आता है एंगल अप्रॉक्सीमेशन। मैम मतलब कभी आपने वैल्यूज का अप्रॉक्सीमेशन किया है, वैल्यूज का अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, यहाँ देखो, लेट सपोज अगर आपके पास 1.99 लिखा है तो आप इसको क्या कह देते हो, 2 कह देते हो। अगर आपके पास 99 रुपीज़ हैं तो आप इसे क्या बोल देते हो कि हमारे पास 100 रुपये हैं।
इसी को कहते हैं वैल्यू को अप्रॉक्सीमेटली लिखना। ये हम सिर्फ वैल्यूज़ में ही नहीं करते ये हम एंगल्स में भी करते हैं, ठीक है। जब आप ऑप्टिक्स करोगे देन वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी कि कहाँ इसका यूज़ है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, एंगल अप्रॉक्सीमेशन में बेटा अगर आपके पास साइन थीटा आपको दिया हुआ है और यहाँ पर बच्चे जो आपका थीटा है वो बहुत बहुत स्मॉल है, ठीक है, वो काफ़ी छोटा है, ठीक है, तो इस साइन थीटा की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो बच्चे, थीटा लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास tan थीटा दिया हुआ है तो इसको भी आप लोग थीटा लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेट, बट द कंडीशन इज कि थीटा शुड बी वेरी स्मॉल, ठीक है। चलो अगर आपके पास कॉस दिया हुआ है तो आपको कॉस के अंदर याद रखना है कि यहाँ पे आपको 1 लिखना है। मैम एग्जाम्पल बता दो, एग्जाम्पल भी करवा देते हैं आपको। एग्जाम्पल इसके क्या होगा, लेट सपोज मैंने आपको बोला साइन 2 डिग्री, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 डिग्री लिख सकते हो। बाकी आपको रेडियन में चेंज कर लेना, मैं वैसे ही आपको समझा रही हूँ। साइन 2 डिग्री, ठीक है। लेट सपोज मैंने आपको क्या दे दिया, tan 3 डिग्री, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। लेकिन अगर मैंने आपको बोल दिया cos 2 डिग्री, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, नहीं। cos में जब भी आप अप्रॉक्सीमेशन करोगे एंगल का, वहाँ आपको बच्चे क्या लिखना है, 1 ही लिखना है। क्लियर है ये बात, समझ में आई है। तो अभी हमने क्लास में क्या क्या किया है, ठीक है। अभी हमने क्लास में अगर आप देखेंगे यहाँ पे जाके हमने किया है एंगल, हमने किया है कन्वर्जन, SI यूनिट ऑफ एंगल, ठीक है, ये आप इसके ऊपर क्वेश्चंस किए हैं हमने। देन हमने सीखा है साइन कन्वेंशन, जो कि अभी और इलेबोरेट होगा अगली क्लास में। देन हमने सीखा है स्मॉलर यूनिट ऑफ एंगल क्या होता है। देन हमने बच्चे सीखा है सेकंड के बारे में, जो कि स्मॉलर यूनिट का ही पार्ट है। देन हमने बच्चे रिलेशन किया आर्क लेंथ और एंगल को लेकर, ठीक है। देन बच्चे हमने पाइथागोरस थ्योरम से कुछ आउटपुट निकाले। चलो अब नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ इस टेबल के ऊपर। इस टेबल के ऊपर बच्चे अगर आप आते हैं, देखो आपको क्या याद रखना है इसमें, यहाँ पे ध्यान से देखना। आपको पहले तो मैं यही बोलूँगी कि आप इसकी वैल्यूज़ को याद करें, ठीक है। साइन कॉस tan की वैल्यू आपके टिप्स पे होनी चाहिए, लेकिन आप स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो उसके लिए आपको अगर नहीं समझ में आता और इन केस अगर आप पेपर में भूल जाते हैं कोई वैल्यू, तो आपको क्या करना है, आपको पहले आप 90 तक का देखेंगे, ठीक है। 90 तक का देखेंगे, 90 तक का ही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इतना ही चाहिए होता है बस। आपको सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखनी है, खुद हल्का दिमाग भी लगाना। साइन की वैल्यू आपने याद रखी, कॉस की वैल्यू इसकी उल्टी चलेगी, जैसे कि साइन 0 है, 31/2 है, 91 है। अब ये यहाँ से शुरू हो जाएगी, जो साइन 90 है वो कॉस 0 हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर साइन की ये सारी वैल्यूज आपने लिख दी तो कॉस में ये सारी वैल्यू यहाँ से उल्टा करके लिख देना। यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा √3/2, ये उल्टी करके आ जाएगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अच्छा अब बात आती है इसकी, मैंने आपको बताया था कि tan बच्चे क्या होता है, ये आपका रेशो होता है किसका, साइन और कॉस का। साइन और कॉस का रेशो होता है, रेशो मतलब इस वाली वैल्यू को इसके नीचे रखोगे तो रेशो निकल जाएगा, है ना। तो जब आप इसका रेशो निकाल लोगे तो आपको ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी, लेकिन ये उस केस के लिए है जब आपको कोई वैल्यू याद नहीं रहती है। बाकी इन तीनों का क्या होगा, ये इसका रेसिप्रोकल होता है, ये इसका होता है, ये इसका होता है, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, है ना। देखो स्टार्टिंग में बताया था कौन किसका रेसिप्रोकल है, ध्यान देंगे तो। अगर आप कहाँ गया, यहाँ देखो ये बताया था साइन कॉसेक का, कॉसेक का और tan कॉट का। वहाँ तक जाने की कोई नीड नहीं है, बस बता रही हूँ, ठीक है। अब आगे आपको क्या करना है इसके अंदर, आपको पहले तो ये तीनों साइन कॉस और tan की वैल्यूज अच्छे से मुंह पे टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। इन केस अगर आप भूल जाते हो तो ये टेबल, हालांकि आपको पेपर में इतना टाइम नहीं मिलता है, तो याद करना शुरू कर दो इस टेबल को, ठीक है। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। एंड अब अगली क्लास में हम इसको और आगे लेके जाएंगे। अभी तो बस मैंने आपको बेसिक दिया है, टच दिया है कि हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।